आज हम लोग एसएससीजीडी प्रीवियस ईयर मैथ को सॉल्व करने वाले हैं। आज जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन 18 फरवरी 2019 के थर्ड शिफ्ट में पूछा जा चुका है। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए और सारे क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 51 में दिया गया है, यदि एक गोले की त्रिज्या 25% तक कम हो जाती है तो इसका क्षेत्रफल, ठीक है, तो इसका सतह क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सेकंड में सॉल्व होगा। और ये जो क्वेश्चन है ये मेंसुरेशन चैप्टर से लिया गया है। क्लियर है? तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्लियर है, कि 25% कम हो जाता है तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत कम होगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आप लोग को इधर जो दिया गया है उसको लिखना है। 25% कम बोला गया है तो कम मतलब माइनस में लिखेंगे, -25% लिख देना है। क्लियर है? अब लिखेंगे और इसको 2 बार लिख देंगे। ठीक है, क्षेत्रफल बोला गया है तो क्षेत्रफल में हमेशा 2 बार लिखते हैं। -25 फिर -25। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब ये दोनों को ऐड करेंगे, ये दोनों को ऐड नहीं मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और डिवाइड करेंगे हम लोग 100 से। यही इसका शॉर्ट ट्रिक हो गया। क्लियर है? अब क्या करेंगे, देखिए अब इसको कैलकुलेट कर लेना है, आप लोग का आंसर आ जाएगा। तो -25 कितना होगा, -50, और प्लस इसको अगर कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो क्या होगा 6.25। अब इससे ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, -43.75। यही होगा हम लोग का। अब माइनस में आया इसका मतलब क्या, कमी हुआ। माइनस में आएगा तो कमी और प्लस में आएगा तो वृद्धि होगा। तो इतना प्रतिशत का क्या, कमी। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, और ये जो क्वेश्चन है ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से लिया गया है। और सारे चैप्टर का नाम आप लोगों को जानना इसलिए जरूरी है ताकि आने वाला जो नेक्स्ट एग्जाम होगा उसके लिए आप इस चैप्टर को कवर कर सकें। तो देखिए इसमें दिया गया है, ए ने एक वस्तु 25% लाभ पर बी को बेचा। तो ए क्या कर रहा है, बी को बेच रहा है। क्लियर है? और कितना लाभ पर बेच रहा है, तो 25% का लाभ पर बेच रहा है। बी ने इसे सी को 10% का लाभ पर बेचा। तो बी क्या कर रहा है, सी को बेच रहा है। ए ने बी को बेचा और बी क्या किया, सी को बेचा। क्लियर है? और सी ने 40% का हानि पर डी को बेचा। सी क्या कर रहा है, डी को बेच रहा है। यदि डी ने इसके लिए इतना रुपया में खरीदा, ठीक है, डी इसे 46.20 रुपीज में खरीदा, मतलब 46 रुपया 20 पैसा में ये क्या किया, खरीदा। ये इसका क्या है, कॉस्ट प्राइस है। क्लियर है? खरीद रहा है ये। तो ए और बी के लाभ के बीच अंतर क्या है। ठीक है, तो ए और बी के लाभ के बीच अंतर मतलब क्या, लाभ हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड कर लेंगे कि ये खरीदा कितना में है, ये तीनों खरीदा कितना में है और बेच कितना रहा है। तो हम लोग को पता चल जाएगा कितना लाभ होगा, कितना फायदा होगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का है लेकिन हम लोग सेकंड्स में सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले, ए बी को बेच रहा है और बी सी को और सी डी को, इसी तरीके से अगर लगातार मिले कि इस टाइप का बेच रहा है, क्लियर है, मतलब ए बी को बेच रहा है, बी सी को, सी डी को, डी ई को, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी मिलेगा हम लोग ट्रिक लगाएंगे। और कौन सा ट्रिक लगाएंगे, हम लोग ये वाला जो है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का ट्रिक लगा देंगे। तो हम लोग मान लेंगे ये खरीदा था X रुपया में, मान लेंगे ये खरीदा था X रुपया में, और ये खरीदा है इतना रुपया में, इतना हमको पता है, तो इसको हम लोग मान लेंगे ये खरीदा है कितना, X रुपया में। क्लियर? तो हम लोग अब निकाल सकते हैं क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप लोग याद करिए, X हो जाता है, ये कॉस्ट प्राइस हो जाता है, और इनटू में लिखेंगे हम लोग। ये क्या कर रहा है, 25% लाभ पर बी को बेच रहा है। तो ये क्या कर रहा है, इसको बेच रहा है कितना, 25% लाभ पर। तो जब भी लाभ बोलेगा तो 100 ऐड करेंगे इसमें। ठीक है, और जब भी हानि बोलेगा 100 माइनस करेंगे। तो लाभ बोला गया है तो 100 इसमें ऐड कर दीजिए, तो कितना होगा, 125 हो जाएगा ये। और डिवाइड में 100 लिखना है, इतना माइंड में रखना है। अब क्या कर रहा है, बी ने इसे सी को 10% लाभ पर बेचा। तो बी सी को बेच रहा है, बी क्या कर रहा है, सी को बेच रहा है, और कितना, 10% लाभ पर। तो लाभ है तो 10 में 100 ऐड करिए, तो 100 ऐड करेंगे तो 110/100, और इसे मल्टीप्लाई करके लिखना है। फिर क्या कर रहा है, सी ने इसे 40% का हानि पर डी को बेचा। अब सी हानि पर बेच रहा है तो जब भी हानि होगा तो माइनस करेंगे 100 से, तो 100 से इसको माइनस करेंगे 40 को तो 60 हो जाएगा। 100 से 40 को माइनस कर देंगे तो 60, और डिवाइड में 100 लिखना ही है। अब बोल रहा है डी ने इससे इतना रुपया में खरीदा, बराबर देके हम लोग को ये वाला लिख देना है। ठीक है, केस ऐसे जाता है, समझिए, यहां से मल्टीप्लाई होते होते जाएगा और ये वाला जो है लास्ट में लिखा जाता है। क्लियर? और ये वाला फर्स्ट में लिखा जाता है। यही सिंपल सा कैलकुलेशन है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। क्लियर है? तो देखिए क्या करना है, तो 46.20 है, हम 46 लिख दिए हैं, 46.20 इतना है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए अब हम लोग क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू, ये सबको उस पार कर देते हैं, तो 46.20 उस पार में है, ये सब नीचे में है तो ऊपर चल जाएगा, और डिवाइड में ये सब आ जाएगा 125 इंटू 110 और 60।
अब जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो एक्स का वैल्यू निकलेगा, समझने वाली बात है। देखिए एक्स का वैल्यू निकल के आ जाएगा आपका 56। तो एक्स क्या था, ए था, ठीक। तो एक कॉस्ट प्राइस निकला 56। अब ये इतना में खरीदा, अब ये बेच रहा है कितना, 25% का लाभ पर बी को बेच रहा है, क्वेश्चन में बोला गया है। तो ठीक है, तो ये अब बेचेगा तो इसका कॉस्ट प्राइस इसका आ जाएगा, ये खरीदेगा। क्लियर है, तो सबका कॉस्ट प्राइस हम लोग फाइंड कर सकते हैं और सबका सेलिंग प्राइस फाइंड कर सकते हैं। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आपको फाइंड करना ही पड़ेगा जब भी आपको लाभ निकालने बोले या फिर हानि निकालने बोले। क्लियर है, तो यहां बोला ही गया है ए और सी के बीच के लाभ का अंतर, सॉरी ए और बी के बीच के लाभ का अंतर। तो ए को कितना लाभ हुआ और बी को कितना लाभ हुआ वो हमको फाइंड करना होगा। तो इसका मतलब ये है कि ए और बी का कॉस्ट प्राइस हमको फाइंड करना पड़ेगा पहले, खरीदा कितना में है, कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदा कितना में है। तो ए का तो हमको पता चल गया कि 56 रुपये में खरीदा है और ये बेच रहा है बी को 25% का लाभ पर। तो हम लोग अब इतना सा कैलकुलेशन करेंगे, ए बी को बेच रहा था तो एक स्टेप क्लियर है, अब बी सी को बेच रहा है तो अब या इसका निकालने के लिए हम लोग को इतना तक का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्लियर, और इसका तो ऑलरेडी निकाला हुआ है तो ये वाला करना नहीं पड़ेगा, तो इतना कर लेते हैं। तो ए का निकाल लेते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे, जो 56 आया एक्स की जगह पे, ठीक, तो ए का कितना था, तो समझिए पहले ये ए था, बी, सी और डी था। तो डी का कॉस्ट प्राइस हम लोग को 46.20 है और ए का एक्स था तो एक्स का वैल्यू इतना आया। अब बी का निकाल लेंगे कॉस्ट प्राइस, सी का कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे और डी का निकाल लेंगे। क्लियर है, तो इसका इतना है 56, इतना तो निकल के आ गया और इसका इतना निकल के आ गया। अब दोनों का भी निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, एक्स लिखेंगे, सॉरी एक्स नहीं लिखेंगे, एक्स की जगह पे तो हम लोग का निकल के आ गया 56। अब ए क्या कर रहा है, बी को बेच रहा है ना, ए क्या कर रहा है, बी को बेच रहा है। समझिए क्वेश्चन को, यहां तक तो समझ में आ गया। अब समझिए कि ए क्या कर रहा है, बी को बेच रहा है कितना, 25% का लाभ पर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 25% लाभ रहेगा तो 100 ऐड कर देंगे इसमें, तो 125/100। तो इसको अब कैलकुलेट करेंगे इतना तक तो इसका निकल के आ जाएगा। क्लियर है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो इसको आप लोग कैलकुलेट जब करिएगा तो आप लोग का आ जाएगा 70 आएगा। ठीक है, तो 70 इसका हो जाएगा। अब उसी तरीके से अब इसको लेके और एक स्टेप अगर बढ़ाएंगे हम लोग, ठीक है। अब इतना जब हम लोग कैलकुलेट किए, समझिए क्वेश्चन को, 56 इंटू 125 इतना नहीं करना है, अब इसका निकालना है तो इसको लेके कैलकुलेट करेंगे। 70 इंटू, अब ये कितना कर रहा था, 10% लाभ पर इसको बेच रहा है, तो 10% लाभ मतलब क्या है, 110/100। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे हम लोग, क्लियर, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 77। तो इतना इसका हो गया। और ये सब क्या है, कॉस्ट प्राइस है। क्या है ये सब, कॉस्ट प्राइस है, खरीदा है। तो अब समझिए ए क्या कर रहा है, बी को बेच रहा है, तो ये बी को बेचा है तो बी खरीदा है इतना में, तो ए के लिए क्या हो गया, ए के लिए ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य, क्योंकि ये बेच रहा है तो ए क्या कर रहा है, विक्रय मूल्य हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ पे। ए क्या कर रहा है, 70 रुपये में इसको बेच रहा है। क्लियर है, तो ए के लिए कॉस्ट प्राइस इतना और बेच रहा है कितना, 70 रुपये में, सेलिंग प्राइस इतना। तो बी क्या किया, इतना में खरीदा तो कॉस्ट प्राइस हो गया इसका। अब बी सी को बेचेगा तो बी सी को बेचेगा कितना, 77 में। क्लियर है, 77 में बेच रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा इसका, 77। उसी तरीके से सी डी को बेच रहा है इतना में, ठीक है, तो डी के लिए ये कॉस्ट प्राइस है, लेकिन सी के लिए ये क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। क्लियर है, इतना हम लोग को दिया गया है। अब आगे वाला और दिया नहीं गया, क्यों दिया नहीं गया है कि ये तो बेचा ही नहीं है, ये तो कॉस्ट प्राइस ही रखा है। ये अगर ई को बेचता तो इस यहाँ पे भी कुछ हो जाता। क्लियर है, समझ में आ गया, क्वेश्चन को समझना जरूरी। क्लियर है, अब पूछा गया है, देखिए ए और बी के बीच लाभ का अंतर, तो खुद सोचिए ए और बी के लाभ का अंतर, तो ए का लाभ कितना होगा, ए खरीदा कितना में है, 56 में खरीदा और 70 में बेचा, तो ए का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 56 में खरीद के 70 में अगर बेचेगा तो 14 रुपये का प्रॉफिट, इससे इसको माइनस कर दीजिए। क्लियर है, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, बी का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 70 में खरीदा और 77 में बेच दिया, कॉस्ट प्राइस है ये, 70 में खरीदा और 77 में बेच दिया, तो कितना फायदा होगा, इसको 7 रुपये का फायदा होगा और इसको 14 रुपये का फायदा होगा। तो ए का फायदा कितना, 14 रुपया, और बी का प्रॉफिट कितना, 7 रुपया। अब यही बोला गया है कि ए और बी के बीच के लाभ का अंतर, तो दोनों का लाभ निकल गया, इसका अंतर बोला गया है। तो अंतर मतलब क्या करेंगे हम लोग, ए और बी का लाभ को घटा देंगे, तो 14 - 7। क्लियर है, 14 - 7 तो कितना हो जाएगा, 7। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये थोड़ा सा बड़ा था। क्लियर है, ट्रिक से सॉल्व किया तो भी इतना टाइम लग गया, तो इस क्वेश्चन को आप लोग को माइंड में रखना है। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, और ये जो क्वेश्चन ये पाई चार्ट चैप्टर से लिया गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। इस चैप्टर से आपको आने वाले जो एग्जाम है 1 या 2 क्वेश्चन श्योर मिलेगा देखने को। तो देखिए क्वेश्चन जो है इस टाइप का बहुत सिंपल सा रहता है। इसमें दिया गया है निम्नलिखित तालिका, तालिका मतलब ही चार्ट, तो चार्ट का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। तो देखिए चार्ट का अध्ययन करें मतलब इसमें कुछ दिया गया है, इसको पढ़ना है। शहर के 5 विद्यालयों में अध्ययन करते छात्रों की संख्या, तो शहर का 5 गो विद्यालय है, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ABCDE ये नाम दे दिया गया शहर का।
और इसमें विद्यालय में छात्रों की संख्या यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है। तो शहर ए में इतना विद्यालय है, इसमें इतना है, विद्यालय नहीं इतना छात्र है, इतना छात्र है, ऐसे ठीक है, छात्रों की संख्या। लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात इतना दिया गया है। क्लियर है। तो अब क्वेश्चन पूछा गया है ए विद्यालय में लड़कियों की संख्या और ई विद्यालय में लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है। ए विद्यालय में लड़कों की संख्या पूछा गया है और ई विद्यालय में लड़कियों की संख्या पूछा गया है। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा गलती हो जाता है। क्यों गलती होता है? क्योंकि दोनों को लड़का पढ़ लीजिएगा तो गलत, दोनों को लड़की पढ़ लीजिएगा तो भी गलत। तो एक विद्यालय में लड़कों की संख्या, ई विद्यालय में लड़कियों की संख्या का अनुपात पूछा गया है। तो हमको निकालना क्या है? ए में लड़कों का अनुपात, ए में बॉयज का निकालना है, ठीक है, और बी नहीं, ई विद्यालय में गर्ल्स का निकालना है, ठीक है। इतना पूछा गया है, संख्याओं का अनुपात पूछा गया, तो पहले संख्या निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, पहले ए में निकाल लेते हैं। तो ए में कितना है? टोटल इतना छात्र है, छात्रों की संख्या इतना है 680, तो 680 कितना है? टोटल है। अब लड़का और लड़कियों के अनुपात, ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दिया गया है, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना है? ए का बात कर रहे हैं, ए शहर का, ठीक है। तो बॉयज़ और गर्ल का रेशियो 9:8 यहाँ पे दिया गया है। अब इसमें इसको तोड़ दीजिए, दोनों का मिला के इतना है तो मिला दीजिए, मिलाने से मतलब है दोनों को ऐड करिए। तो 9 और 8 कितना हो जाएगा? तो 9 और 8 हो जाएगा आपका 17। तो 17 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 17 चौके 68, तो 40 हो जाएगा। तो इस ए में क्या निकालना है हमको? बॉय। तो बॉय का रेशियो ये वाला है, तो इससे खाली मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 40 जो आया, 40 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का कितना आएगा? 360। तो ए का निकल के आ गया, ठीक है, ए में बॉय का बोला गया है। अब ई में बोला गया गर्ल का, तो ई वाला देख लेते हैं। तो ई वाला ये है, ई में कितना है? 900 है, टोटल देखिए 900 है, और इसमें बॉयज़ और गर्ल, ठीक है, बॉयज़ और गर्ल 13-12 का है। तो पहले लड़का है इसीलिए पहले वाला लड़का है। क्लियर है, पहले वाला लड़का का रेशियो है। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि लड़का वाला रेशियो क्यों ले रहे हैं पहले वाला। तो यहाँ बोला गया है लड़का और लड़कियों का अनुपात, तो पहले लड़का है तो इसलिए ये वाला लड़का का है, ये वाला लड़की का है। ये दोनों निकल के आ गया, और इसमें हमको निकालना क्या है? गर्ल्स का निकालेंगे। तो दोनों को ऐड करिए तो हो जाएगा 25। तो 25 से इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 36। क्लियर है। अब इस 36 को हम लोग को क्या करना है? गर्ल वाला खाली निकालना है। तो गर्ल ये वाला है, तो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 12 × 36, ठीक है, 12 × 36 अगर ये करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 432। अब यही पूछा गया है कि ये दोनों का रेशियो, ठीक है, ये दोनों का रेशियो। तो 360 आया इसमें और इसमें आया 432। तो रेशियो बोला गया तो रेशियो कर देना है। अब ये कटेगा तो काट देना है, तो श्योर कट रहा है ये, ठीक है। तो ये कट जाएगा, ये आपका पूरा काट दीजिएगा, तो ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो 5:6 ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, और ये कटेगा नहीं। क्लियर। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, और ये क्वेश्चन भी आपका मेंसुरेशन चैप्टर से लिया गया है, त्रिभुज से रिलेटेड फॉर्मूला से बनेगा ये, ठीक है। तो मेंसुरेशन चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जाएगा एग्जाम में, वो आप लोगों का फॉर्मूला बेस्ड ही रहता है। तो फॉर्मूला आप लोगों को अगर याद रहेगा तो क्वेश्चन सेकंड में सॉल्व होगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है। एक त्रिकोणीय पार्क, त्रिकोणीय मतलब त्रिभुज के टाइप का पार्क का क्षेत्रफल इतना दिया गया है। तो देखिए तीनों अलग अलग है, उनकी भुजाएं हैं, ठीक है, इतना इतना इतना, ये क्या है? ये सब भुजाएं हैं। तो एक त्रिभुज बना लीजिएगा। जब भी तीनों अलग अलग रहेगा तो हम लोग को राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। क्लियर है, इस टाइप का। और 18, 80 और 82 है। तो इतना तो क्लियर है कि ये वाला 82 होगा, और इधर लिख लीजिए 18 और इधर लिख लीजिए 82, ये सॉरी 80 लिख लीजिए। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, इधर 80 लिख सकते हैं, इधर 18 लिख सकते हैं, लेकिन 82 यही वाला होगा। इतना दिया गया है, और इसमें बोला गया है एक त्रिकोणीय पार्क का क्षेत्रफल, ठीक है, इतना इतना और इतना मीटर भुजा वाले एक त्रिकोणीय क्षेत्रफल के क्षेत्रफल का इतना गुना है। मतलब और एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक, और एक त्रिभुज बन रहा है, उसके क्षेत्रफल का ये क्या है? इतना गुना है, 5√3 गुना है, ये बोला गया है। तो त्रिकोणीय पार्क का पार्श्व क्या है? पार्श्व मतलब ये वाला हमको निकालना है, एक साइड। जब भी ऐसा बोला जाएगा त्रिकोणीय पार्क का पार्श्व, इसका मतलब समझ लीजिए कि अब जो त्रिभुज बन रहा है वो समकोण समांतर, ये जो त्रिभुज बन रहा है ये तीनों भुजा इसका बराबर होगा, ठीक है, ये तीनों भुजा इसका बराबर होगा। जब तीनों भुजा बराबर रहे तो इसका मतलब क्या है? ये समबाहु त्रिभुज है। क्लियर। तो पहले क्षेत्रफल इसका फाइंड कर लेंगे। यहाँ क्षेत्रफल का 5 गुना बोला गया है, 5√3 गुना बोला गया है, तो पहले क्षेत्रफल तो इसका फाइंड कर लेंगे। तो ये वाला हम लोग का समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग को पता ही है, 1/2 × b × h, ये b हो जाता है। क्लियर, ये h हो जाता है, ठीक है। तो देखिए हम लोग को निकालना है क्या है? 1/2 × b कितना है? तो b 80 है, h कितना है? तो h 18 है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 का पहाड़ा में ये 9 बार में कटेगा, ठीक है। तो 8 × 9 = 72, 720 हुआ। क्लियर।
तो इतना आया गया ये वाला क्षेत्रफल, और ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। तो ये समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग को पता ही है क्या होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो √3/4 A²। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है और ये दोनों क्षेत्रफल बराबर है, तो कितना हो जाएगा 720। क्वेश्चन में बोला नहीं गया है बराबर, लेकिन आप लोग खुद समझना पड़ेगा कि ये बराबर है। अब इतना निकलने के बाद एक पार्श्व बोला गया है, मतलब एक भुजा बोला गया है, क्लियर। ये त्रिभुज जो है समबाहु त्रिभुज, इसमें एक भुजा बोला गया है, तो तीनों भुजा कितना होता है, ए होता है, तो ए का वैल्यू जो होगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो A² = 720, ये नीचे में है तो ऊपर चल जाएगा और √3 नीचे में आ जाएगा। अब A इसको जब हम लोग पूरा कैलकुलेशन करेंगे, थोड़ा सा कर ही लेते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेट जब करेंगे हम लोग, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400, 4 2 जा 8, 4 7 जा 28। देखिए इतना बटा √3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में बोला गया था, देखिए और कैलकुलेशन इसमें होगा, लेकिन थोड़ा सा पढ़ लेंगे। A² है यहाँ पे, तो स्क्वायर दे देना है। क्वेश्चन में ये बोला गया था जो क्षेत्रफल होगा वो 5√3 गुना होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 5√3 से इसको गुना कर देंगे, 5√3 से इसको गुना कर देंगे। हम लोग यहाँ पे भी गुना कर सकते थे पहले ही, क्लियर, तो भी कोई दिक्कत नहीं होता, और यहाँ पे भी करेंगे तो भी दिक्कत नहीं होगा। तो 5√3 से गुना कर देंगे तो ये कट जाएगा। तो A² = 5 से इसको मल्टीप्लाई करिए तो 5 0 0, 5 8 जा 40 का 0 हाथ में रहा 4, ठीक है। 5 8 जा 40 और 4 44 हो जाएगा, 4 और 4 44, फिर 5 2 जा 10, 10 और 4 14 हो जाएगा। तो A अब A = क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट। अब 144 जो है ये 12 का होता है, और 2 जीरो में से 1 जीरो निकल के आ जाएगा, तो A का वैल्यू ही ना हम लोग को निकालना था। पार्श्व मतलब एक भुजा उसका निकालने बोला गया था, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये आपका एवरेज चैप्टर से लिया गया है और बहुत ही बेसिक तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, सेकंड्स में सॉल्व होगा। देखिए 41 संख्याओं का औसत इतना है, तो ये संख्या है, तो जो दिया गया वो लिख लेना है। ये संख्या है और इसका औसत दिया गया है, तो 41 को संख्या और इसका औसत है 63। तो जब भी औसत दिया जाएगा संख्याओं का तो गुना कर देंगे हम लोग, तो हम लोग का योगफल निकल के आ जाएगा। इतना माइंड में रखना है। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे तो 2583 आएगा, तो ये हम लोग का योगफल निकल के आ गया। अब आगे पढ़िए। तो पहले 21 संख्या का औसत इतना है, तो संख्या बोला गया है 21 संख्या और औसत बोला गया है 61.5। तो फिर संख्या है और औसत है, तो हम लोग को योगफल फाइंड कर लेना ही है, ठीक है। तो इससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका योगफल निकल के आ जाएगा। तो इससे इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1291.5 आएगा। और अंतिम 21 संख्या का औसत इतना है, तो और 21 गो संख्या है और औसत बोल रहा है 65.5, ठीक है, मतलब 65.5 बोला गया है। तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, तो हम लोग का आ जाएगा 1375.5, इतना आएगा। अब बोला क्या गया है देखेंगे, यदि 21वीं संख्या को छोड़ दिया जाए तो शेष संख्या का औसत क्या है। तो अब देखिए 21वीं संख्या को छोड़ दिया जाए तो पहले हम लोग को 21वीं संख्या फाइंड कर लेना है, क्लियर है। तो ये देखिए 21 और 21 कितना हो जाएगा, ये एक अलग है, ठीक है। ये 41 संख्या का योगफल इतना है, तो ये कितना हो जाएगा 21 और 21 42 को संख्या हो रहा है। अब इसका योगफल कितना होगा, तो इस सबको जोड़ देंगे, तो ये दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, ये वाला और ये वाला को जोड़ देंगे, 21 और 21 42 हुआ, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 2667। तो 42 को संख्या है, 42 संख्या का योगफल इतना हुआ, तो 42 संख्या का हम लोग एवरेज निकालेंगे। तो जब भी योगफल से औसत निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं, या फिर अभी इसको रहने देते हैं, ठीक है, इसको अभी रहने देते हैं। समझिए इसमें बोला गया 21वीं संख्या को छोड़ दिया जाए, तो पहले 21वीं संख्या फाइंड कर लेते हैं। 21वीं संख्या ये कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे 41 है या 42 को हुआ, तो इससे इसको जब माइनस करेंगे हम लोग तो 21वीं संख्या निकल के आ जाएगा। तो 2667 से इसको माइनस कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा 84, इससे इसको माइनस कर देंगे तो 84 आ जाएगा। तो ये हम लोग क्या होगा 21वीं संख्या। अब बोला गया 21वीं संख्या को छोड़ दिया जाए, तो देखिए 41 संख्या का योगफल इतना है, 41 संख्या का योगफल इतना है 2583 है, ये योगफल है, ठीक है। ये क्या है 41 को संख्या है और ये योगफल है। तो क्या हो रहा है 21वीं संख्या को छोड़ दें, तो 21वीं संख्या मतलब क्या, एक ही कोई ये संख्या है, इसको छोड़ देंगे मतलब इसको हटा देना है, तो माइनस कर दीजिए, तो कितना अब संख्या हो जाएगा 40 को संख्या हो जाएगा। अब योगफल कितना होगा, इससे इसको माइनस कर दीजिए, तो आप लोग का आ जाएगा 2499। अब इसी का औसत पूछा गया है, तो योगफल है, इससे हम लोग को औसत निकालना बहुत आसान रहता है। योगफल से औसत जब भी निकालते हैं डिवाइड करते हैं, तो इससे इसको डिवाइड कर दीजिए 2499, इसको डिवाइड कर दीजिए 40 से, तो आप लोग का आ जाएगा 62.475, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
तो आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं। आगे का जो बचा हुआ क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे, नहीं तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। तो जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब हम अपलोड करेंगे तो आप लोगों तक सीधा नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।